Hi friends, very good morning all of you. I am Ashutosh. Welcome to you all in our academy, A Square Academy. फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग। इस चैप्टर में हम लोग ये सीखेंगे कि हम लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है और हम लोगों के पास जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं जैसे कि जीएसटी हो गया, इनको कैसे हमें मैनेज करना चाहिए, जीएसटी के ऊपर जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब का सब ज़्यादातर इस चैप्टर के अंदर आपको जीएसटी के ही बारे में मिलेगा कि आपको अपनी जीएसटी के लिए कैसे मैनेजमेंट करना चाहिए और कैसे कैसे जीएसटी हमारे ऊपर लगाई जाती है, कौन किस किस टाइप की जीएसटी होती है, इंट्रा स्टेट और बाकी जो आती है इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट के लिए जो जीएसटी पढ़ाई जाती है, वो सब चीज़ें आपको इसके अंदर सीखने को मिलेंगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन मेरे साथ में। सेशन को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए और जितने भी लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग। चैप्टर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको यह बताऊं कि आपके जो इस चैप्टर में सबसे पहली बात कही गई है वो आपसे यह कहा गया है कि आपको जीएसटी बतानी है कि जीएसटी क्या होती है। ओके, तो जीएसटी बताने के लिए मैं आपको पहले बताता हूं टैक्स के बारे में। टैक्स क्या होता है, ये बहुत ही पुराने समय से हमारे यहाँ चली आ रही है। टैक्स वाली जो परंपरा रही है वो बहुत ही पुराने समय से क्या हो रही है, चली आ रही है। कैसे? जब राजा महाराजा हमारे यहाँ हुआ करते थे तो उस समय भी हमारे ऊपर एक टैक्स लगाया जाता था जिसको आप लोग कर बोला करते थे। क्या बोलते थे? पहले कर बोलते थे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्स बोलते हैं। राइट स्टूडेंट्स, टैक्स किस तरह से वसूला जाता है, एक्चुअली में क्या होता है टैक्स, ये आपको पहले समझ लेना चाहिए। टैक्स के लिए हम लोगों ने कुछ फिक्स लिमिट्स रख रखी हैं। शुरुआत से ही ऐसा होता आया है। जब राजा महाराजा का समय रहता था उस समय भी कुछ साहूकार हुआ करते थे, कुछ लोग अमीर हुआ करते थे, कुछ गरीब हुआ करते थे, बहुत ही नीचे लेवल में श्रेणी के लोग हुआ करते थे। इस तरह के लोग हमेशा से ही रहे हैं ना, तो कुछ गरीब हैं तो कुछ अमीर हैं। इस तरह से जितने भी लोग रहते थे उनके अकॉर्डिंग, उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग उनसे टैक्स वसूला जाता था पहले भी, और आज भी यही प्रोसेस है कि जैसे जैसे लोग अमीर हैं वैसे वैसे उनके ऊपर टैक्स के चार्जेस बढ़ते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं कि आज टैक्स लेने के लिए क्या किया जाता है, तो आज जो लिमिट रखी गई है आपके लिए, वो हमारी गवर्नमेंट हमसे ये कहती है कि अगर आप 2.5 लाख से ऊपर की अर्निंग करते हैं, कितनी लिमिट बता दी है टैक्स लेने के लिए, इन्होंने कहा कि 2.5 लाख रुपीस से अगर आप ऊपर अर्निंग करते हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। किस पर टैक्स देना पड़ेगा स्टूडेंट्स? जितनी ऊपर की अर्निंग होगी उतना टैक्स देना पड़ेगा। 2.5 लाख पर कोई भी टैक्स नहीं रहेगा, 2.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं रहेगा। जितना भी इसके ऊपर करोगे अर्निंग उतना टैक्स देना पड़ेगा। मतलब आप 2.5 लाख तक कमाते हो तो आप कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना सर। गवर्नमेंट आपसे पूछने भी नहीं आएगी कि आप कितना कमा रहे हो। लेकिन अगर जैसे ही गवर्नमेंट को पता चला कि आप 2.5 लाख से ऊपर कमा रहे हो, वैसे ही क्या करेंगे, ये आपके ऊपर टैक्स लगाने लगेंगे। किसके थ्रू लगाने लगेंगे? आपका एक पैन कार्ड नंबर बनता है, उसी पैन कार्ड के थ्रू आपके ऊपर क्या लगेगा, आपके अकाउंट पर निगरानी रखी जाएगी और वहीं से आपका क्या होगा, टैक्स पेबल किया जाएगा। राइट, वो आपकी नोटिस में रहेगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छा, 2.5 लाख के ऊपर जितनी भी चीजें लग गई, अब ये भी समझ लो कि ये तो हुआ हमारी इनकम पे टैक्स लगाना, ठीक है। लेकिन आप जो हैं सिर्फ इनकम पर टैक्स लगाने से ही प्रभावित नहीं होते हैं, आप और भी तरह से कोई चीजों पे टैक्स लगता है उनसे भी प्रभावित होते हैं। जैसे कि आपको कौन कौन से टैक्स इफेक्ट कर सकते हैं? आपके पास 2 ही टाइप के टैक्स होते हैं स्टूडेंट्स। एक टैक्स होता है आपका डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ओके स्टूडेंट्स, ये बात आपको पहले भी पता होगी, मैं अभी भी बता देता हूं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में हम क्या बात करेंगे। डायरेक्ट टैक्स क्या हुआ, जो आपके ऊपर सीधा इफेक्ट किया। जैसे आपने 2.5 लाख की अर्निंग की, गवर्नमेंट आ गई, उठ के मांगने आ गई कि भाई 2.5 लाख के ऊपर जितना भी आपने कमाया है, हमारी पॉलिसीज के हिसाब से इतना % टैक्स बनता है, वो टैक्स आप दे दीजिए। ठीक है, वो तो हुआ डायरेक्ट, आपको इफेक्ट करता है। बट इनडायरेक्ट में कौन कौन से टैक्स आते हैं, जरा इसके बारे में बात करेंगे। आप लोगों को पता है, आप लोग जितना भी मटेरियल यूज करते हो इंडिया के अंदर या कहीं से भी कोई मटेरियल यूज कर रहे हो, हर चीज का टैक्स देना पड़ता है। जैसे हाउस टैक्स, रोड टैक्स, राइट, इस तरह से जितने भी टैक्स आते हैं सबके सब टैक्स हमारे किस में जाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में। आपको पता नहीं चलता है लेकिन फिर भी आपसे टैक्स ले लिया जाता है। और एक और चीज बताते हैं, जैसे
जैसे कि आपने मान लीजिए कभी एक सामान खरीदा, किसी दुकानदार से आपने कोई सामान खरीदा, ठीक है, तो आपको दुकानदार अलग से बताता तो नहीं है कि मैंने इतना टैक्स लिया है, बट आपने कभी कभी पैकेट के ऊपर लिखा हुआ देखा होगा जीएसटी इंक्लूडेड, या लिखा होगा टैक्स इंक्लूडेड, ऐसे लिखा होता है। टैक्स इंक्लूडेड का मतलब है जो आप 5 रुपए का, जैसे मान लीजिए 5 रुपए का कोई आप बिस्किट खरीद के लाए, है ना, 5 रुपए का बिस्किट आप खरीद के लाओगे तो उस पर क्या होगा आपको पता है क्या? बिस्किट पर आपको टैक्स दिया गया, आपने जो है टैक्स दिया है, कितना दिया है वो आपसे अभी नहीं बात करेंगे क्योंकि ये जो है इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। टैक्स 5 रुपए के ही अंदर इंक्लूडेड है, आपके हिसाब से तो आपने 5 रुपए पे किए, बट जिस कंपनी ने आपको ये बेचा है ना वो टैक्स फिल कर रही है वहां पर, और उसने अपने अकॉर्डिंग, अपनी इनकम के अकॉर्डिंग इस पर टैक्स ले लिया है जितना गवर्नमेंट को चाहिए था, राइट। तो इस तरह से आपको पता भी नहीं चला कि 5 रुपए के अंदर टैक्स था और आपने टैक्स भी पे कर दिया। तो इस तरह के जितने भी टैक्स आते हैं वो क्या होते हैं? इनडायरेक्ट, जिसमें आपको पता भी नहीं चलता है और आप फिर भी टैक्स पे कर चुके होते हो, राइट स्टूडेंट्स। तो इस तरह की टैक्स की सिस्टम को आप समझो थोड़ा। और अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि अभी ये सब टैक्स ना, पहले वैट टैक्स लगता था और भी कई सारे टैक्स लगते थे, अलग अलग चीजों पर अलग अलग टैक्स लगते थे, लेकिन अभी हमारी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, इन सब टैक्स को इंक्लूड कर दिया, सब में एक में इन्वॉल्व कर दिया गया है और अब बना दिया गया है जीएसटी। जीएसटी का मतलब क्या है? वैसे तो जीएसटी जब आई है, ठीक है, तो ये बहुत सी लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर गई। बहुत से लोगों को लगा कि जीएसटी के आने से क्या हुआ है, महंगाई बढ़ गई है, ऐसा लोगों को फील हुआ है, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली में हमारी गवर्नमेंट ने जो भी हमारे लिए किया है वो हमारे प्रॉफिट के लिए किया। अगर आप जीएसटी को अच्छे से समझोगे तो जो सिस्टम पहले टैक्स का था और आज जो जीएसटी के अकॉर्डिंग टैक्स लिया जा रहा है उसमें और आज के जीएसटी के टैक्स के सिस्टम में काफी कुछ अंतर है, जिसकी वजह से जीएसटी हमें प्रॉफिटेबल है, लेकिन लोगों को ये डायरेक्ट दिखता नहीं है कि वो प्रॉफिटेबल कैसे है। ठीक है, चलिए बताते हैं आपको जीएसटी होती क्या। आपको पता होगा जीएसटी जो है हमारी 1 जुलाई 2017 से स्टार्ट हो चुकी है। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू कर दी गई थी हमारे इंडिया के अंदर। और जीएसटी का फुल फॉर्म और जीएसटी का मीनिंग क्या है ये भी समझो जरा। जीएसटी को हम लोग बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। स्टूडेंट्स यहां पर इसका मीनिंग क्या है, गुड और सर्विसेज क्या है, ये कौन से टैक्स हैं, जरा इनके बारे में बात करेंगे। गुड्स को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी वस्तु हो सकती है स्टूडेंट्स। अगर आपने कोई वस्तु खरीदी है, जैसे कि मान लो आपने पेन खरीदा, पेंसिल खरीदा, पूजा पाठ की कोई सामान खरीदी, ऐसी चीजें जिसमें आप पैसा देते हो और आपके हाथ में कुछ ना कुछ आता है। जैसे आप शॉपकीपर के पास गए, आपने कहा अंकल आटा दे दीजिए, अंकल अगरबत्ती दे दीजिए, इस तरह की चीजों में आपने पैसा दिया, अंकल ने सामान दे दिया, मतलब वहां पर आपको कोई ना कोई वस्तु मिल गई और उन्हीं वस्तुओं को क्या बोलते हो, गुड्स। तो गुड्स पर जो टैक्स लगता है एक तो वो चीज हो गई, ठीक है, गुड्स पर टैक्स लगने वाला है, वो हमारा जीएसटी के अंदर आता है। दूसरा सर्विसेज पे टैक्स लगता है। सर्विसेज मतलब ऐसी चीजें जिसमें आपने पैसा दिया बट आपके हाथ में सामान नहीं आया। सर्विसेज उन चीजों को बोला जाता है जिसमें आप पैसा देते तो हो लेकिन सामान नहीं ले पाते हो। अब सामान नहीं लिया तो फिर क्या लिया, आपने उनसे सर्विस ली। कैसी सर्विस ली? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो आपने जो है ट्रैवलिंग की होगी, तो आप लोग क्या करते हो, किसी ट्रेन का सहारा लेते हो, ठीक है, ट्रैवल करते समय या तो ट्रेन से जाओगे या फिर किसी ओला को बुक करोगे या उबर बुक करोगे, राइट। इस तरह की चीजों में आप क्या करते हो, सर्विस लेकर आते हो। ओला ने आपको सर्विस प्रोवाइड की, आपको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा दिया, उसने अपनी जो है सर्विस दे दी आपको, उसके बदले में, उसकी सर्विस के बदले में आपने उसे पैसे दे दिए। ये होता है सर्विसेज का मतलब कि सर्विस पर कितना टैक्स। अब आपने जो सर्विस यूज की है उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा और वो टैक्स आपकी जेब से जा रहा है बट आपको पता नहीं चल रहा है, ठीक है। लेकिन वो कौन पे करेगा, वो ओला वाले पे करेंगे। जो भी ओला कंपनी होगी उनके पास जितनी भी इनकम आई होगी वो उसके अकॉर्डिंग उनको, गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेंगे।
राइट स्टूडेंट्स, इतनी बात समझ में आ गई होगी आई होप आपको। तो जीएसटी में जो सर्विस और गुड्स का मतलब है, ये यही चीजें हैं कि आप कौन कौन सी सर्विस ले सकते हो। सर्विस का मतलब मैंने बता ही दिया है आपको, जिसमें आप पैसा दो लेकिन आपको हाथ में सामान ना मिले, मतलब आपने सामान नहीं लिया है, कोई ना कोई सर्विस ली है उसके बदले में। फॉर एग्जाम्पल, आप इंटरटेनमेंट के लिए सिनेमा हॉल में जाते हो, पैसा देखते हो, पैसा देते हो और मूवी देखते हो और चले आते हो, मतलब आपने सिर्फ और सिर्फ सर्विस ली है, इंटरटेनमेंट लिया है, आपके हाथ में कोई चीज नहीं आई है। इसका मतलब वो क्या है, सर्विस ली है, आपने कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिया है। तो सर्विस के लिए अलग टाइप के टैक्स और फिर गुड्स के लिए अलग टाइप के टैक्स यहां पर लगाए जाते हैं। क्लियर? तो जीएसटी का मतलब तो समझ में आ गया होगा कि जीएसटी हमारी लागू हुई थी 1 जुलाई 2017 से। जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विस है। इतनी चीजें आपको पता चल गई होंगी। अब मैं आपको आगे बताऊंगा आपकी बुक में और क्या क्या चीजें दी गई हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ, मुझे 1 मिनट देना है। हाँ, ये हमारा जो चैप्टर है फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको ये बातें मैं बता देता हूँ। जैसे आपके पहले वाले पेज पे जो लिखा हुआ है, देखो कितने टाइप के टैक्स लगाए गए हैं। मैंने कहा ना, वैट टैक्स लगता है, एक्साइज ड्यूटी टैक्स, उसके बाद सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल सरचार्ज, ये सब टैक्स जो है हमारे पहले अलग अलग लगाए जाते थे। ठीक है, अब ये सब के सब टैक्स को मिलाकर एक टैक्स ले लिया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गुड्स टैक्स। ओके स्टूडेंट्स, इन सब को टैक्स को क्या कर दिया, मिला दिया गया और उसी को मिलाकर बता देते हैं कि ये जीएसटी बना है। और जीएसटी के अंदर किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट हो या किसी भी टाइप की सर्विस हो, वो सब उसी के अंदर वैट जितना भी टाइप का टैक्स होता है, एक्साइज टैक्स हो गया, वैट टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, ये जितने भी टाइप के टैक्स हैं सब के सब जीएसटी के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आपको बताते हैं हम कि जीएसटी पे कैसे की जाती है। जीएसटी जब आप दोगे किसी को तो वहां पे क्या देखना चाहिए आपको। कोई दुकानदार आपसे जीएसटी लेता है तो उसमें क्या क्या आपको बताता है कि जीएसटी में आपने क्या क्या पे किया है और कैसे पे किया है, इस बारे में मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एक दुकानदार इनवॉइस कैसे बनाता है। वो उसने आपसे जीएसटी अगर ली है तो उसने कौन सी इनवॉइस बनाई है और किस टाइप से जीएसटी को लिया है। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, इनवॉइस बनाने के लिए, अच्छा आपको इनवॉइस बता देते हैं। इनवॉइस क्या होता है? इनवॉइस ना एक टाइप का बिल होता है जो कि हमारा शॉपकीपर के थ्रू हमको दिया जाता है। जैसे आपने किसी शॉपकीपर पे गए, जैसे आप मॉल में गए, मॉल में क्या होता है कि आप सामान लेते हो और पैसे पे करते हो। मॉल में जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं, जो भी बिल आपका एक्सेप्ट करते हैं, वो आपको एक बिल देते हैं। वो बिल जो होता है वो जीएसटी बिल होता है। ठीक है, वैसे तो आपने कई बार परचेजिंग की होगी, आपको पता ही होगा बहुत अच्छे से, आपको एक जीएसटी बिल मिलता है। उस जीएसटी बिल को अगर आप कभी ध्यान से पढ़ो तो उसमें बहुत कुछ लिखा होता है ना, पूरा बायोडाटा लिखा होता है शॉप का। जो भी जिस शॉप से भी आप बिल लेकर आते हो उस शॉप का A to Z बायोडाटा लिखा रहता है उसके अंदर, और साथ ही साथ में आप जो सामान लेते हो वो भी लिखा रहता है। सामान पर, किस सामान पर कितना % टैक्स लिया गया है और कहां कहां के लिए लिया गया है, ये सारी बातें आपको उसके अंदर बताई जाती हैं। तो ये जो इनवॉइस होता है, मतलब जो बिल होता है, उसी के बारे में मैं आपको बताता हूं कि जीएसटी बिल प्रिपेयर कैसे किया जाता है। जरा इसके बारे में स्टूडेंट समझना। सबसे पहले हम लोग जो टैक्स इनवॉइस बनाते हैं, आपको पता होगा टैक्स इनवॉइस बनाने के लिए मैंने अभी कहा कि आपको इसके ऊपर पूरा का पूरा शॉपकीपर का डिटेल मिलेगा। जैसे कि सबसे पहले शॉपकीपर का आपको नेम मिलता है। यहाँ पर क्या मिलेगा? नेम मिलेगा, या फिर लिखा रहेगा सप्लायर कौन है आपका, वो लिखा रहता है स्टूडेंट्स। तो ये बात आपको समझनी चाहिए। सप्लायर का नेम हो जाएगा कि जो भी नेम है, जैसे शुभम स्वीट हाउस, ठीक है, कोई भी स्वीट हाउस ले लो, डेयरी हो गई, कोई मॉल हो गया, जेड स्क्वायर मॉल हो गया, तो हमने यहाँ लिख दिया जेड स्क्वायर मॉल। ठीक है, ये बातें एक जो है सप्लायर जहां से आप सामान खरीद के लाए हो, ये उसका नाम रहेगा। उसके बाद में नीचे लिखा रहता है, जस्ट नेम के नीचे क्या लिखा रहेगा स्टूडेंट्स? एड्रेस लिखा रहेगा। टैक्स इनवॉइस बनाने की बात कर रहे हैं, आपको ये बनाना भी पड़ सकता है। बहुत अच्छे से समझना टैक्स इनवॉइस कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो उसके नीचे एड्रेस देने के बाद में फिर आपको ना एक इनवॉइस नंबर दिया जाता है। इनवॉइस नंबर का मतलब ये होता है, कई सारे दिन भर में कोई एक बिल तो लोगे नहीं बेटा,
है ना। दुकानदार जो होता है एक कस्टमर तो आता नहीं है उसके पास तो 1000 कस्टमर आएंगे। वो हजारों कस्टमर इनवॉइस नंबर के हिसाब से, मतलब हजारों कस्टमर जब आते हैं तो हर एक कस्टमर को इनवॉइस नंबर मतलब बिल नंबर मिलता है। जो भी उसका बिल गया होगा वो उसका नंबर मिल जाए। जैसे पहला कस्टमर आया तो उसको इनवॉइस नंबर 1 मिल गया होगा, दूसरा कस्टमर आया इनवॉइस नंबर 2 मिल गया। ऐसे में ये इनवॉइस नंबर इसलिए दिया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके यहाँ कोई कस्टमर आया, सपोज करो आप शॉपकीपर हो, आपके यहाँ कोई कस्टमर आया, उसने सामान लिया, सामान लेकर चला गया। अब पता चलता है 2 घंटे बाद वो वापस आ रहा है, उसने कहा कि सर आपके बिल में प्रॉब्लम है। आप कहोगे भाई आप कब आए थे, है ना, कस्टमर से पूछोगे आप कब आए थे, मेरे यहाँ तो हजारों कस्टमर आते हैं। वो आपको आपका बिल दिखाएगा। आप बिल देखते ही देखोगे कि कौन से नंबर का ये कस्टमर था, इसको कौन सा नंबर वाला बिल दिया गया था। ठीक है, तो वो बिल नंबर पकड़ते ही आप क्या करोगे, अपने डाटा में चेक करोगे कि इस नंबर का जो बिल है वो कौन से कस्टमर को दिया गया था और उस बिल में क्या क्या सामान गया था और क्या प्रॉब्लम थी, ये आपको तुरंत पकड़ में आ जाएगी। तो ये एक इनवॉइस नंबर दिया जाता है, बिल नंबर होता है, जिसको आप ऐसा समझ सकते हो। और ये लिखा कैसे जाता है स्टूडेंट्स, अगर जीएसटी बिल है तो आप लिखोगे जीएसटी डिवाइड बाय जो भी नंबर रहेगा वो, ठीक है, जो भी नंबर रहेगा। जैसे कस्टमर नंबर 3 है तो 3 नंबर या 4 नंबर, यहां लिखा हुआ है 110, मतलब ये कौन सा 110 नंबर का बिल रहा होगा। ओके, इतनी बात समझ में आ गई होगी। साथ ही साथ आपको पता होगा एड्रेस के अंदर आपका फुल एड्रेस कैसे होता है, आपका एरिया का नेम होगा, साथ ही साथ एरिया नेम होगा और मोबाइल नंबर होगा। मोबाइल नंबर भी आपका एड्रेस ही होता है और साथ ही साथ ईमेल एड्रेस भी लिया जाता है। क्या दिया जाएगा, ईमेल एड्रेस आपको मिलेगा वहां पर टैक्स के ऊपर। ये बातें जरा आप याद रखो। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका जो एड्रेस होता है इतनी चीजों से मिलकर बनता है। अच्छा, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आती है कि आप जो हो टैक्स पे कर रहे हो, आपकी आइडेंटिफिकेशन क्या है ना। आखिर इंडिया के अंदर 132 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें से ये मान के चलो कि 80% लोग तो बिजनेस कर रहे हैं, जिसमें हमको पता चलता है 80% अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि हमारा टैक्स पे करते हैं, और टैक्स पे करते हैं तो उसके लिए उनको ना जीएसटी पे करनी पड़ती है। और जीएसटी वो जिस पर पे करते हैं उसको बोलते, उन लोगों को एक नंबर मिलता है। जैसे कि अगर मैं आपको ये समझाऊं, आप लोग जैसे स्कूल जाते हो, ठीक है, स्कूल जाते हो, स्कूल में आपको एक आईडी मिलती है, वो आईडी में आपका नेम, एड्रेस, वो सब कुछ लिखा जाता है, राइट। इसी तरह से ये समझो कि ये जो भी शॉपकीपर था, जिसका भी ये बिल था, उसको ना गवर्नमेंट की तरफ से एक आईडी नंबर दिया गया था कि आपका आईडी नंबर ये है, आप इसी आईडी पर अपना टैक्स पे करोगे। और वो टैक्स पे करने के लिए हम लोग उसको बोलते हैं जीएसटी, जीएसटी इन इसका मतलब क्या हुआ, गुड एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। आई का मतलब आइडेंटिफिकेशन और एन का मतलब क्या हो जाता है, नंबर हो जाता है। इसके बारे में भी स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा। क्या यहां पर आपको जीएसटी नंबर क्या दिया हुआ है, जरा वो समझो। आपको दिया गया है 27ABCD एंड E, 1 2 3 4HIZ एंड 5। स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से समझना, आपकी बुक में ये चीज़ समझाई गई है, मैं इस चीज़ को बताता हूँ ये नंबर जो है कैसे प्रिपेयर किया गया है, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको पढ़ना जानते हो तो आप ना कभी भी जीएसटी के मामले में फंसोगे नहीं। क्यों नहीं फंसोगे, क्योंकि बहुत सारे बिल जो होते हैं जीएसटी के फर्जी होते हैं, ठीक है। फर्जी बिल कैसे पकड़े जाते हैं, जरा उनके बारे में भी समझो कि एक फर्जी बिल कैसे आप पकड़ सकते हो। तो इस कोड को बनाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ चीजें फिक्स की हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि 27ABCDE 1 2 3 4 HIZ और 5। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज आपकी एक जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। यहां पर ये जो 27 होता है, ये होता है आपका स्टेट कोड। याद रखो, ये जिस स्टेट का होगा उसी स्टेट का कोड लिया जाएगा। हर एक स्टेट के पास कोड होता है,
ठीक, अभी मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन से स्टेट के पास कौन सा कोड होता है, कैसा कोड होता है। मैं आपको मोटा मोटा ये समझा देता हूँ। आपने कभी मोबाइल नंबर अगर लिखा होगा तो मोबाइल नंबर लिखते समय जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आपने मोबाइल नंबर लिखा अगर, तो मोबाइल नंबर के लिखने से पहले आप +91 लगाते हो। बहुत से बच्चों को पता होगा कि ये 91 क्यों लगाया गया है, क्या है ये 91। तो ये जो होता है ये बेटा आपके इंडिया का कोड होता है। क्या होता है, आखिर वर्ल्ड के अंदर इतने सारे देश हैं तो आप पहचानोगे कैसे कि ये नंबर कहाँ से आया। तो जिस नंबर के आगे +91 लगा रहेगा उसे आप समझ जाओगे कि वो इंडिया का नंबर है। +92 जो होता है वो पाकिस्तान का नंबर है। आपको ये बात पता होगी, ठीक है, नहीं पता है तो पता कर लो। अच्छा, तो ये आपको समझ में आया ना कोड क्या होता है। हर एक कंट्री को कोड दिया जाता है। कंट्री के अंदर जितने स्टेट होते हैं उनको भी कोड दिया जाता है। तो अपने यहाँ स्टेट जो होंगे उन स्टेट्स में आपको आपके स्टेट, आप कौन से स्टेट से हो, महाराष्ट्र से हो, तमिलनाडु से हो, जहाँ से भी हो आप उस स्टेट को एक कोड मिला होगा, ये आपको पता होगा। तो पहले आपको स्टेट कोड रखना पड़ता है। फिर उसके बाद में आप देखे होंगे यहाँ पर ना 10 डिजिट के नंबर लिखे जाते हैं। आप टैक्स कैसे पे करते हो स्टूडेंट्स? टैक्स पे करते हो आप अपने पैन कार्ड के थ्रू में। तो ये जो नंबर होता है 10 डिजिट का नंबर, कितने डिजिट का नंबर होगा? 10 डिजिट का जो नंबर होता है ये होता है पैन कार्ड नंबर। अगर आपके पास पैन कार्ड होगा तो आप समझोगे पैन कार्ड नंबर कैसे होता है। पहले इसमें कितने 5 डिजिट जो होते हैं वो अल्फ़ाबेट रखे जाते हैं। ये 5 डिजिट रखने का भी तरीका होता है, समझ रहे हो आप। इसमें ये जो ई होता है ना, ये जो ई होता है ये आपकी कास्ट का फर्स्ट लेटर होता है, ये भी समझो जरा इस बात को। और भी कई सारे तरीके होते हैं, अभी मुझे उसके फुल नॉलेज नहीं है इसके बारे में कि कौन कौन सी चीज़ होती है, बट मैं आपको इतना बताता हूँ, इसको भी रखने का एक तरीका होता है, ठीक। फिर उसके बाद में 4 लेटर दिए जाएंगे आपको पैन कार्ड के अंदर और फिर एक अल्फ़ाबेट दिया जाता है। ऐसे बनता है एक पैन कार्ड नंबर। ये हर एक के लिए फिक्स होता है, स्टूडेंट याद रहे। पहले 5 अल्फ़ाबेट, फिर 4 डिजिट नंबर आपको मिलेगा, फिर एक अल्फ़ाबेट मिलेगा। तो ये जो 10 डिजिट का आपको नंबर दिख रहा होगा ये आपका होता है पैन कार्ड नंबर। ओके, अब उसके बाद में बात करेंगे कि ये H और I क्या होता है, मैं उसके बारे में बता देता हूं आपको। ये जो H और I होता है इसको आप लोग बोलते हो, ये जो H और I है ना स्टूडेंट्स, H और I, तो यहां पर ये चला गया पैन कार्ड के अंदर। ये जो I बचता है, ठीक है, ये जो I बचता है ये स्टेट रजिस्ट्रेशन होता है। क्या होता है? स्टेट रजिस्ट्रेशन होता है। स्टेट रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है जब भी आप कहते हो कि सर मेरे को जीएसटी पे करने का है, तो आप क्या करते हो, अपना रजिस्ट्रेशन कराते हो गवर्नमेंट के यहाँ पर। तो वो आपको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है और आइडेंटिफिकेशन नंबर देते समय वो स्टेट के अकॉर्डिंग, जब भी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो स्टेट के अकॉर्डिंग आपको एक अल्फ़ाबेट देते हैं जो कि आपके स्टेट के लिए फिक्स होता है। हर एक स्टेट के लिए क्या होता है? फिक्स होता है। ये सबको मिला होगा, जितने भी उस स्टेट के अंदर काम कर रहे होंगे, रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे, वो उन सब के लिए फिक्स रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब जेड क्या होता है? जेड जो होता है वो एक डिफॉल्ट नंबर दिया जाता है। डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि मतलब होना ही होना है। जेड यहाँ पे ना, जेड को कभी चेंज नहीं कर सकते। कोई भी जीएसटी नंबर आप पढ़ोगे तो वो एक जेड मिलेगा ही मिलेगा। सेकंड लास्ट वाला नंबर डिफॉल्ट रखा गया है, इसको कभी चेंज नहीं किया जाएगा। सेकंड लास्ट वाला जो नंबर जेड होता है वो सबके उसमें मिलेगा, चाहे किसी भी स्टेट के हो, किसी भी गली नुक्कड़ के दुकान हो, आपको जेड मिलेगा ही मिलेगा। ये एक डिफॉल्ट नंबर है, ठीक है। और ये जो 5 होता है इसको बोला जाता है चेक कोड। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? इसको क्या बोलते हैं? चेक कोड बोला जाता है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। इसमें कितनी चीजें आ गई, भूलना नहीं है। मैं बार बार बोल देता हूं, भूलना नहीं है। 27 जो आपको लिखा गया है पहले फर्स्ट 2 डिजिट, वो आपके स्टेट कोड होता है। कौन से स्टेट से हो ये पता चलेगा, कोड आपका बताएगा आपके स्टेट का कोड क्या है। ये जो होता है 10 डिजिट नंबर, यहाँ पर आपका पैन कार्ड नंबर होता है। आपके वो नाम के ऊपर पैन कार्ड बना होगा, वो आपको देना पड़ता है। पैन कार्ड नंबर यहाँ पे लिखा जाता है। आई जो आता है वो आपका स्टेट रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग मिलता है। स्टेट रजिस्ट्रेशन जब आप कराने जाओगे, मतलब जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे तो उस समय आपको एक कोड दिया जाएगा आपके स्टेट के अकॉर्डिंग। फिर जेड जो होता है सबके उसमें मिलेगा, क्योंकि ये डिफॉल्ट है। हर एक आइडेंटिफिकेशन में ये सेकंड लास्ट वाला नंबर जेड रखा ही रखा जाएगा, कभी चेंज नहीं किया जाएगा जेड को। और ये जो 5 होता है ना, ये चेंज होता रहता है और ये चेक कोड के अकॉर्डिंग आपको मिलता है कि आपका चेक कोड कितना बैठ रहा है, वो आपको यहाँ पे चेक कोड बताया जाता है। बताओ, इतनी बात क्लियर हुई स्टूडेंट्स?
ठीक है, यहाँ तक अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो कि जो इनवॉइस बिल बनाते थे उसमें जीएसटी नंबर क्या होता है, तो आपने बहुत बड़ी चीज़ कवर कर ली। ठीक, अब इसको रफ कर देते हैं और आपको बताते हैं कि जीएसटी के अलावा अब कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जरा उसके बारे में आप समझो। ठीक है स्टूडेंट्स, आ जाओ देखते हैं नेक्स्ट चीज़ में हम लोगों को क्या क्या मिलने वाला है। आपको अब इसके आगे जो मिलेगा वो मिलेगा अब डेट। जो इनवॉइस डेट होती है वो आपकी लिखी हुई मिलेगी एक जगह पर, आपको इनवॉइस के ऊपर आपको मिलेगा एक इनवॉइस डेट, जिस डेट पर आपको बिल पे करना होता है या जिस डेट पर आपने बिल बनाया है वो बिल आपको यहाँ पर डेट में, मतलब उस डेट को यहाँ पर डालना पड़ेगा, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, इनवॉइस डेट बोला जाता है। क्लियर? तो आपने क्या क्या चीज़ें याद रख ली, नेम करना है, उसके बाद एड्रेस डालना है, एड्रेस के बाद में आपको अपने शॉप का जो है जीएसटी जिसके थ्रू आप जीएसटी पे करने वाले हो वो कोड डाल देना है, और साथ ही साथ इनवॉइस की डेट डाल देनी है और बिल नंबर आपको डाल देना। बिल नंबर मिट गया यहाँ पर, इनवॉइस नंबर आपको डाल देना होता है। तो इनवॉइस नंबर आपको ऐसे मिलेगा, जीएसटी अपॉन नंबर कुछ होगा तो वो आप यहाँ पे फिल कर देना, 110 120 जो भी हो आपको फिल कर सकते हो। ठीक है, अब बताते हैं आपको कि इसको पे करने के लिए या इसका बिल बनाने के लिए कितनी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपको मिलता है एक HSN कोड। स्टूडेंट्स, ये HSN कोड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, इसका नाम क्या है HSN कोड का? हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड। ये क्यों दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, कौन देता है इसको? ठीक है, तो इसके बारे में बताते हैं। ये आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोड एक मिलता है, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर एक कोड रखा जाता है। ऐसा समझो आप कि हर एक प्रोडक्ट के ऊपर एक कोड रखा जाता है। अगर ये भी ना समझ में आए तो आप ऐसा समझो कि आप जब स्कूल में जाते हो तो आपको एक फिक्स नंबर दिया जाता है जिसको आप बोलते हो रोल नंबर। बताओ, ये बात समझ में आती है? आप कहते हो ना मेरा रोल नंबर 17 है, मेरा रोल नंबर 18 है, मतलब आपके ऊपर एक नाम के ऊपर क्या एक कोड रख दिया गया है, वो आपकी क्या एक आइडेंटिफिकेशन बन जाती है। टीचर जब भी अटेंडेंस लेती है तो रोल नंबर वाइज लेती है, कहती है रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, ठीक है, ऐसे बोला जाता है ना। तो आप जरा ये बात समझो कि रोल नंबर 1 जैसे ही बोला तो जो जैसे मान लो अभिषेक का रोल नंबर 1 था तो नाम तो लिया नहीं, लेकिन रोल नंबर 1 बोला तो अभिषेक भाई साहब समझ गए कि मेरा नाम आ गया, मुझे यस मैम बोलना है। समझे बात को? मतलब ये जो रोल नंबर 1 था वो उसकी एक आइडेंटिफिकेशन बन गई है। अगर कभी भी कोई भी बोलेगा कि रोल नंबर 1 है तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि रोल नंबर 1 तो अभिषेक का था, अभिषेक को बुला के लेकर आओ। ठीक है, इसी तरह से HSN कोड दिया जाता है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नंबर नोमेनक्लेचर जो होता है, कोड जो होता है, वो आपको गवर्नमेंट की तरफ से हर एक प्रोडक्ट पर फिक्स कोड मिलता है। राइट, तो हर एक प्रोडक्ट पर फिक्स कोड मिलता है। जैसे कि इन्होंने, हम आपको इनवॉइस बना के दिखाते हैं, जैसे कि इन्होंने पहले HSN कोड 610690 दे दिया। ये HSN कोड हो गया आपका, किसके लिए हो गया? पेड़े के लिए हो गया। पेड़ा क्या हो गया? आपने एक प्रोडक्ट खरीदा होगा या आपके कस्टमर ने एक प्रोडक्ट खरीदा होगा, उस प्रोडक्ट का नाम था पेड़े। पेड़े हो गया, या जो भी खरीदो यार, जो समोसा खरीदा तो समोसा लिखेंगे ना, इतना तो समझ में आता ही है कि प्रोडक्ट जो होता है वो आपको यहाँ लिखना है, उस प्रोडक्ट का कोड क्या है ये आपको यहाँ लिखना है। अच्छा, ये कोड आपको एक तरह से और हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है? आप ना जब भी कंप्यूटर में डालोगे, ठीक है, जब, क्योंकि ये जो इनवॉइस बिल बनाया जाता है ये कोई हाथ से थोड़ी ना बनता है, हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम करता है। कंप्यूटर में ये सारी चीज़ें फिक्स रहती हैं, आपको बस आपका कोड डाल देना होता है, कोड के ऊपर कंप्यूटर ऑटोमेटिकली बैठा देता है कि कितना टैक्स लेना है, कितने % टैक्स है, वो सब उसमें ऑटोमेटिकली फीड रहता है। अच्छा, कंप्यूटर में लिखते समय आप क्या लिखोगे? पेड़े लिखोगे क्या? कभी कभी मान लो पेड़े की स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई, कंप्यूटर में पेड़े PADHA लिखा हो मान लो, और आपने लिख दिया PEDHE, तो क्या कंप्यूटर समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। तो आपको क्या पता है कि पेड़े का कोड ये है। अब नंबर तो गलत हो नहीं सकता, स्पेलिंग एक बार गलत भी हो जाए तो मान सकते हैं कि हाँ भाई पेड़ा ये है। अभी कभी पता चला कि आपके कोई प्रोडक्ट का नाम है शिवम, है ना, आपके किसी प्रोडक्ट का नाम हो गया शिवम, तो आपने कहीं ये टाइप कर दिया, ये लो, अब तो नाम तो गलत हो गया। नाम गलत हो गया तो कंप्यूटर पहचान नहीं पाया। लेकिन अगर इस प्रोडक्ट के ऊपर कोई कोड दे दिया जाए, नंबर दे दिया जाए, तो क्या नंबर भी गलत लिख दोगे? किसी ने नंबर बोल दिया और नंबर आपको पता है तो नंबर तो वही रहेगा ना, नंबर में तो कोई स्पेलिंग नहीं है, उसके प्रोनाउंसिएशन में शिवम बोलो चाहे शिवम बोलो, आपको समझ में आ रहा है कि शिवम मतलब शिवम,
नंबर मतलब नंबर, तो नंबर जो भी होगा आपको दिया जाएगा, वो कोड आप डालोगे, कोड डालते ही आपको पता चल जाएगा कि ये वाला प्रोडक्ट हमारा था। तो प्रोडक्ट का जो HSN कोड है वो समझो एक तरह का आइडेंटिफिकेशन नंबर है आपके प्रोडक्ट का। तो आपको यहाँ प्रोडक्ट लिखना है, उसके बाद प्रोडक्ट का रेट क्या है, इनवॉइस नंबर पर इनवॉइस में आपका सब फिर आ जाता है रेट क्या है। पेड़े जो थे, पेड़े आपके 400 रुपये पर केजी थे, 400 रुपये पर केजी था। अगर आप 1 केजी पेड़ा खरीदते हो तो 400 रुपये पे करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में क्वांटिटी कितनी ली कस्टमर ने, कस्टमर रेट तो ये है, ठीक है, कस्टमर को पता चलेगा कि रेट ये है, लेकिन कस्टमर ने खरीदा कितना, क्वांटिटी कितनी लो, तो क्वांटिटी यहाँ पे लिखोगे। क्वांटिटी ली उसने 500 ग्राम, मतलब आधा किलो, मतलब 1 किलो नहीं लिया, आधा किलो लिया है, तो आधा पैसा देना पड़ेगा, है ना। तो ये बताओ आधा जब पैसा जब देना पड़ेगा तो टैक्स किस पर पे करोगे, 400 पर या जितना पे किया है उस पर। इतना तो कॉमन सेंस सबको ही पता चल गया होगा कि किस पर पे करना चाहिए। बेटा आधा किलो पेड़ा लिया तो 200 रुपये का हिसाब बना, तो 200 रुपये पे करोगे ना। तो 200 रुपये पे आपने क्या करा, टैक्स पे किया। तो यहाँ पे जरा इस बात को समझो कि ये जो आपका पेमेंट वाला टैक्स किस पर लिया गया, टैक्स लिया गया आपका 200 रुपये पर, ठीक है। टैक्सेबल अमाउंट इसको बोलते हैं, टैक्सेबल अमाउंट, ठीक है, या टैक्स पेबल अमाउंट भी बोला जाता है। ये कौन सा है, हुआ टैक्सेबल अमाउंट, मतलब ऐसा अमाउंट जिस पर टैक्स एबल है, ठीक है। तो इतने रुपए पर टैक्स एबल होगा। अच्छा, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आती है, जो टैक्स लिया है आपने, ठीक है, 200 रुपए पे टैक्सेबल अमाउंट हो गया, और टैक्स का रेट कितना रहा, कितना कितना आपने दिया है। जरा इस बात को समझो, जब भी आप टैक्स देते हो या जब भी आप टैक्स लेते हो, जो भी टैक्स आता है गवर्नमेंट के जाने के लिए, वो टैक्स ना स्टूडेंट्स CGST और SGST इन दो लोगों में बट जाता है। ये CGST और SGST क्या है, वैसे तो और भी सारे UTGST भी होता है, IGST भी होता है, लेकिन आपको अभी मैं ये बताता हूं कि CGST और SGST क्या है। CGST मतलब सेंट्रल GST होती है, और SGST मतलब स्टेट GST होती है। आखिर सरकार कितनी तरह की होती है, गवर्नमेंट हमारी कितने टाइप की, 2 टाइप की है, एक तो स्टेट वाली और एक सेंट्रल वाली। समझ रहे हो बात को। जैसे स्टेट वाली की अगर बात करें तो जो हमारे स्टेट में मुख्यमंत्री बैठते हैं वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट हो गए, और प्रधानमंत्री जो होता है पूरे इंडिया को चलाने वाला, तो वो हमारा क्या हो गया, सेंट्रल वाले हो गए। तो इस तरह से सेंट्रल वालों को भी जाता है टैक्स और हमारे स्टेट वालों को भी टैक्स जाता है। अच्छा, कितना कितना जाता है, तो ये बराबर बराबर जाता है, ठीक है। आपको बताते हैं बराबर बराबर कैसे जाता है। तो देखो यहाँ पर ना रेट परसेंट लगाओगे, मतलब कितना परसेंट आप दे रहे हो, हर एक ऑब्जेक्ट पर, हर एक सामान पर फिक्स परसेंट जाता है। जैसे पेड़े पर आपने लिया 2.5% का टैक्स, कितना लोगे, 2.5% का। 2.5% किस पर लेंगे, टैक्सेबल अमाउंट। कितना टैक्सेबल अमाउंट बना था, 200 रुपए का आपने सामान खरीदा था, 200 रुपए पर आप क्या करो, टैक्स दे दो भाई। तो 2.5% के हिसाब से 200 रुपए का टैक्स कितना हो गया स्टूडेंट्स, 200 रुपए का टैक्स जो हो जाएगा आपका 2.5% के हिसाब से, 0 0 कैंसिल हो गया, यहां आ गया 5 रुपीज, मतलब आपको 5 रुपए पे करना पड़ेगा। तो ये तो रेट का परसेंट हो गया, तो ये हो गया हमारा रुपीज, मतलब कितना, 5 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या है 5 रुपीज, ये 5 रुपीज आपका स्टूडेंट्स टैक्स है। बताओ ये बात क्लियर हुई। अगर आपने 2.5% CGST दी है तो SGST भी उतनी ही जाएगी जितनी CGST गई है, मतलब SGST भी हमारी जो है रेट परसेंट कितना आएगा, 2.5%, ठीक। और 2.5% अभी आपने देखा कितना टैक्स हो गया, 5 रुपए आपको इनको भी देना पड़ेगा अलग से, ठीक है। तो अब बताओ जरा, सेंट्रल वालों को 5 रुपए पे कर दिया, ऐसे, और स्टेट वालों को भी 5 रुपए पे कर दिया, टोटल कितना पे किया, 10 रुपए आपने टैक्स पे किया है। कितने के ऊपर, जब आपने आधा किलो पेड़े खरीदे थे 200 रुपए के, तब आधा किलो के ऊपर आपने 10 रुपए तो टैक्स दिया खाली। मतलब आप 200 रुपए तो पेड़े खरीद के लाए, ऊपर से 10 रुपए और देकर आओगे, क्यों, क्योंकि 10 रुपए आपने टैक्स दिया है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को इस बात का पैसा दे रहे हो कि भैया हम आज पेड़ा खाएंगे तो हमको पेड़ा खाने दो, लेकिन हमसे टैक्स भले ले लो, हैं, इस बात के, इसलिए आप क्या करोगे, टैक्स देकर आओगे पेड़े खाने के लिए। अच्छा, तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि एक प्रोडक्ट को लिखने के लिए कितना कुछ लिखना पड़ता है। जैसे मैंने क्या समझाया, एक बार फिर बताते हैं। आपको प्रोडक्ट का HSN कोड लिखना होगा, हार्मोनाइज्ड सिस्टम
ऑफ नोमेनक्लेचर कोड लिखना पड़ेगा। प्रोडक्ट आपका जो भी होगा उसका नाम लिखना होता है। वो प्रोडक्ट का रेट क्या है पर केजी के हिसाब से आप बताओ, यहाँ पे पर केजी के हिसाब से होगा। कस्टमर कितना केजी खरीदता है, अगर आधा किलो खरीदता है तो आधा किलो का पैसा कितना बना, इतना बना 200 रुपए। और यही जो 200 रुपए कस्टमर देने वाला था, इसी के ऊपर आपको क्या लेना है, टैक्स लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद टैक्स लोगे तो कितना लोगे, 2.5% टैक्स लेंगे। अगर 2.5% के हिसाब से देखा जाए तो 5 रुपए टैक्स बनता है। ये परसेंट में है, ये रुपए में है दोनों एक ही चीज। अगर परसेंट में पूछेगा तो 2.5% बोलना है, और अगर रुपए में पूछे कि कितना रुपए बन गया तो 5 रुपए बोलना है। और सेंट्रल जो स्टेट जीएसटी थी उसको भी इतना ही देना है। तो आपको पता चला होगा 5 रुपए हमने इनको दिए, 5 इनको दिए, टोटल 10 रुपए हम लोग टैक्स पे करके आ गए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से ये क्या हो गया, सीरियल नंबर, एक प्रोडक्ट बेचा। अच्छा, दूसरा प्रोडक्ट जब आप बेचने गए तो एक और प्रोडक्ट बना के दिखा देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये हो गया 210691, ये एक कोड मिल गया प्रोडक्ट को। दूसरा प्रोडक्ट आपने बेच दिया चॉकलेट। क्या बेच दिया, चॉकलेट बेच दिया। चॉकलेट कितने रुपए की थी, तो चॉकलेट थी 80 रुपए की, बट आपने खरीदी कितनी, एक ही खरीदी। पर बार का चॉकलेट का रेट था 80, तो आपने खरीदा कितना, एक बार खरीदा, तो आपको देना भी तो 80 ही रुपए पड़ेगा। आधी चॉकलेट थोड़ी ना खरीदी आपने जो आधा पैसा दोगे, आपने पूरी चॉकलेट खरीदी तो पूरा पैसा देंगे 80 रुपए। ठीक है, कितना रुपए हो गया, 80 रुपए की आपने चॉकलेट खरीद ली। अब 80 रुपए जब दोगे तो 80 रुपए पे टैक्स भी देना पड़ेगा, और चॉकलेट पे जो टैक्स लगता है स्टूडेंट्स, वो 14% का टैक्स लगता है। इतना ज्यादा लगता है 14% का मतलब, अगर आप 100 रुपए की चॉकलेट खरीद रहे होते तो 14 रुपए तो आपको ऐसे ही दे देने थे टैक्स खाली, समझे। 14% टैक्स देना पड़ेगा। 14% का मतलब टैक्सेबल अमाउंट कितना हुआ, टैक्सेबल अमाउंट हुआ 80 रुपए। 80 का 40% कितना हो गया, बताओ मुझे। ये हो गया 14%, और 8 4 जा 32, 8 1 जा 8, 11/100, तो 0 0 कट गया, 11.2 रुपीज। 11.2 रुपीज तो आपको खाली टैक्स दे देना है स्टूडेंट्स। ठीक है, 80 रुपए आप दोगे ही दोगे, 11.2 रुपीज आपने टैक्स और दे दिया। तो यहां पे मैंने लिख दिया 11.2 रुपीज टैक्स हो गया। अगर इतना आप इनको दिया, CGST में दिया, तो SGST में भी आप 14% दोगे, और साथ ही साथ 11.2 रुपीज आपने इनको भी दे दिया। बताओ टोटल कितना पैसा गया, 80 रुपए तो आप दोगे ही दोगे, साथ ही साथ 11.2 मतलब 22.4 पैसे आप दोगे इनको। क्या 22.4 पैसा तो आप इनको सिर्फ और सिर्फ टैक्स दे दोगे, मतलब 22 रुपए, 22.5 रुपए के आसपास तो आपने टैक्स दे दिया खाली। समझे बात को, 80 रुपए की चॉकलेट खरीदी, 22 रुपए टैक्स दे दिया, टोटल कितना पैसा बना, 102 रुपए के आसपास, 102 रुपए 40 पैसा बना। और वो जितना भी टोटल बनता है स्टूडेंट, यहां एक कॉलम और बनेगा, मैं यहां बना देता हूं टोटल। तो टोटल क्या होता है, जैसे फर्स्ट प्रोडक्ट आपने खरीदा था 200 रुपए का, 200 पर आपने 10 रुपए टैक्स दिया था, 200 और 10 कितना हो गया, 210। फिर यहां पर 80 रुपए, 80 रुपए पर आपने 11 और 11 मतलब 22 रुपए 40 पैसा, तो वो 102 रुपए 40 पैसा आपने यहां क्या कर दिया, चॉकलेट के ऊपर टैक्स दे दिया। इसी तरह से और प्रोडक्ट अगर आप बनाओगे तो 3 नंबर का प्रोडक्ट, 4 नंबर का प्रोडक्ट ऐसे ही बनता जाएगा, और टोटल आपका जो बिल बनेगा वो यहां पर ऐड हो जाएगा। अच्छा, मैंने 2 प्रोडक्ट के लिए बनाया है, तो 2 प्रोडक्ट के लिए कितना टोटल बिल बना बताओ जरा। आपको देखोगे यहां पे 210 और 102 को आप जब जोड़ोगे तो 40 पैसा और 2 1 3 312 रुपए 40 पैसा आपका पेमेंट बनेगा, जो कि आपका ऐसा है। अगर आपको सही सही से समझाऊं तो यहां पर आपने 200 रुपए की सामान खरीदी, 80 रुपए की सामान खरीदी, मतलब 280 रुपए की सामान खरीदी। टोटल देना कितना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है 312 रुपए। 280 और 312 कितना डिफरेंस दिख रहा है, लगभग ये 42 रुपए का डिफरेंस दिख रहा है। वो 42 रुपए किसको गए, बिना सामान खरीदे गवर्नमेंट को गए। यही है आपका जीएसटी, जो 42 रुपए आपने दिया है स्टूडेंट्स, यही जीएसटी है, यही आपका टैक्स है जो कि आपने सामान को खरीदने पर लगाया है। बताओ ये बात समझ में आई इतनी। तो जीएसटी का इनवॉइस कैसे बनाया, काफी कुछ इसमें बोर्ड में लिख दिया गया है, तो आप समझो जरा। HSN कोड, प्रोडक्ट रेट, क्वांटिटी, टैक्सेबल अमाउंट, उसके बाद CGST, SGST और फिर टोटल पेमेंट। तो टोटल पेमेंट यहां पे लिखोगे,
उसके बाद में जितने प्रोडक्ट खरीद रहे हो कोड, प्रोडक्ट का नेम, कितना रेट है, क्वांटिटी कितनी ली है, कितना टैक्स उस पर देना, टैक्सेबल अमाउंट कितना बना, जितना भी आप परचेज करोगे उतने पर टैक्सेबल अमाउंट, फिर उस पर कितना रेट लगा रहे हो, उस रेट के हिसाब से कितना टैक्स बना, फिर कितना रेट लगा रहे हो, कितना टैक्स बना, अलग अलग निकालना है दोनों के लिए, CGST और SGST सबको ऐड कर देना, आंसर आपको मिल जाएगा। बताओ क्लियर हुई यहां तक कहानी? पूरी की पूरी कहानी समझ में आई? अगर अच्छा लग रहा है, अगर समझ में आ रहा है टैक्स इनवॉइस कैसे बनाया है GST का, तो सेशन को एक बार शेयर करो सबके साथ में, साथ ही साथ पसंद आया हो तो लाइक जरूर करो। ओके फ्रेंड्स, चलो आगे चलते हैं। अब बताते हैं आपको कि इसके आगे, ये तो था आपने सामान खरीदने वाला टैक्स बनाया था, ठीक है, सामान खरीदने वाला टैक्स बनाया था। अच्छा, इसको रफ करने से पहले मैं बता देता हूं आपको, ताकि आपको समझ में आए। ये तो सामान खरीदने का पूरा टैक्स बनाया था, यहां GST नंबर लिखा था, याद रहेगा? तो वो जो चीज थी आपको ना, ये सामान खरीदने वाला टैक्स था। और अब जरा इसको भी समझो, ये क्या था आपको ना, ये HSN कोड दिया जाता है सामान के ऊपर, ठीक है, सामान के ऊपर अगर आपने दिया तो अब आपको HSN कोड मिला होगा। HSN कोड के अलावा अब हम लोग क्या बोलते हैं, एक मिनट देना, हाँ, SAC दिया जाता है। ये कोड सिर्फ चेंज होता है, SAC कोड, ठीक है, HSN कोड नहीं दिया जाएगा, SAC कोड दिया जाएगा। किस पर SAC कोड दिया जाएगा? SAC कोड दिया जाता है जब सर्विस इनवॉइस टैक्स बनाते हैं। ये तो गुड इनवॉइस टैक्स था, गुड्स इनवॉइस टैक्स, मतलब जब आपने कोई ऑब्जेक्ट खरीदा होगा तब उस समय आपको जो बिल मिलेगा वो ये मिलेगा। अगर आपने कोई सर्विस ली है, जैसे ओला कैब से आप गए या आप किसी पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने गए, तो वहां पर आपको एक बिल मिलेगा और उस बिल में आपको SAC कोड मिलेगा, ठीक है। HSN कोड सामान के लिए होता है, SAC कोड सर्विस के लिए होता है। सर्विस टैक्स वाला बिल जब बनता है तो ये सब बताओ, ये सर्विस टैक्स, ये इसका जो नेम है वो क्या है? ये है सर्विस अकाउंटिंग, एक मिनट देना, हाँ, सर्विस अकाउंटिंग कोड है स्टूडेंट्स। ये जो बुक में बताया गया है इसका नाम क्या है? वो सर्विस अकाउंटिंग कोड बताया गया है। ये आप दोनों को नाम याद रखने। HSN को हम लोग बोलते हैं हार्मोनाइज क्या था इसका? हाँ, हार्मोनाइज सिस्टम्स ऑफ नोमेनक्लेचर कोड, ये इसका नाम था। सर्विस अकाउंटिंग कोड, ये इसका नाम है। दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं, दिमाग से उतरना नहीं चाहिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अब। हाँ, तो ये दोनों तरह के इनवॉइस आपने पढ़ लिए, सर्विस वाला भी पढ़ लिया और गुड्स वाला भी पढ़ लिया। सर्विस वाले में सिर्फ कोड बदलता है, बाकी सब कुछ वही रहेगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा। मैंने आपको ये दोनों चीजें क्लियर करा दी। अच्छा, अब चलेंगे हम लोग आगे, देखेंगे और आगे हमारे पास में क्या क्या दिया हुआ है, जरा इसके बारे में समझो। अच्छा, कुछ चीज़ें स्टूडेंट्स आपको दी गई हैं, कैटेगरी वाइज बांटी गई हैं। उन कैटेगरी वाइज जो बांटा गया है उनको हम लोग कैसे समझेंगे, जरा इस बारे में बात करेंगे। कैटेगरी वाइज बांटने का मतलब ये है कि किस पर 0% टैक्स लेना है, किस पर आपको 5% टैक्स लेना है, किस पर आपको 18%, किस पर 12% और किस पर 28%, है ना स्टूडेंट्स। तो देखो, हमारी गवर्नमेंट जो है ना वो हमारी फ्रेंडली है, ठीक है, गवर्नमेंट फ्रेंडली है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि जरा इस बात को समझो आप, अगर कोई चीज़, कोई गरीब आदमी है अगर, ठीक है, वो टैक्स पे करने के लायक तो है नहीं, तो क्या उसे जो रोजमर्रा की ज़िंदगी में खाने वाला आटा है, ठीक है, रोजमर्रा की ज़िंदगी में उसको दूध की ज़रूरत पड़ेगी, क्या अगर उसके पास पैसे नहीं है तो क्या वो खाएगा नहीं? क्या वो खाएगा नहीं, मर जाएगा ऐसे ही? तो ऐसा हमारी गवर्नमेंट नहीं करेगी। हमारी गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, गरीब हो चाहे अमीर हो, अगर उस वस्तु के बिना काम नहीं चल पा रहा है तो ऐसा नहीं है कि हम उस पर टैक्स लेंगे, वो उन्होंने उसके ऊपर टैक्स फ्री कर दिया, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, अभी लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन में सारी चीजें बंद हो गई थी स्टूडेंट्स, लेकिन दूध जो था वो चल रहा था, डेयरी की पूरी सामान खुली हुई थी, क्योंकि दूध जो होता है छोटे छोटे बच्चों को जरूरत पड़ती है पीने के लिए। अगर दूध ही बंद करवा देते, दूध की दुकान ही बंद करवा देते, तो क्या सरवाइव करना आसान था? नहीं आसान था। इसीलिए दूध एक इंपॉर्टेंट चीज है हमारी लाइफ के लिए, जिसको गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स फ्री कर देती है, ताकि अगर किसी के पास पैसे नहीं भी है ना, तो वो अपनी जितना भी उसको कंजप्शन है उतना वो ले सके, उस हिसाब से वो पैसे खर्चा करे और उतना ले ले। गवर्नमेंट नहीं कहती है कि आप दूध के ऊपर हमको टैक्स दो, ठीक है। इस तरह से 0% के ऊपर वो चीजें आती हैं जो कि क्या होती हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनके बिना रहना मुश्किल है हमारे लिए,
ठीक है। जैसे नमक हमारा टैक्स फ्री है, उस पर सरकार कोई टैक्स नहीं लेती, क्योंकि ये घर घर में काम होता है, इसका घर घर में जरूरत है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप नमक नहीं खाओगे, ठीक है, आप नमक खाओ, गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई भी पैसा नहीं वसूलने वाली, सिर्फ आपको उतना पे करना है जितना नमक की कीमत है, जितना कंपनी को बनाने में खर्चा आ रहा है, बस उतना दे दो। गवर्नमेंट को पैसा देने की जरूरत नहीं है नमक के ऊपर, तो गवर्नमेंट ने नमक को क्या कर दिया, टैक्स फ्री कर दिया। तो आपको यह बात समझ में आई होगी कौन सी चीजें टैक्स फ्री की गई, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसके बिना रहना मुश्किल है, उन चीजों को क्या कर दिया, टैक्स फ्री कर दिया गवर्नमेंट ने। तो 0% के अंदर वो चीजें आ जाती हैं जो हमारे लिए ज्यादा जरूरी, जैसे फूड ग्रेन्स, गेहूं हो गया, चावल हो गए, ये सब क्या है, टैक्स फ्री हैं। फ्रूट्स, फल हमारे लिए क्या है, टैक्स फ्री हैं। दूध, वेजिटेबल्स, ईथन पॉट्स, ठीक है, ये अर्थन पॉट्स, अर्थन पॉट मतलब जो जमीन की मिट्टी से बनाए हुए पॉट्स हैं, वो सब क्या कर दिए गए, टैक्स फ्री कर दिए गए। सर्विसेज में क्या क्या फ्री किया गया स्टूडेंट्स, चैरिटेबल ट्रस्ट एक्टिविटी, जितने भी चैरिटेबल पर टैक्स, वो चैरिटेबल चलते हैं, जो दान पुण्य पे संस्थाएं चलती हैं, वो सबको क्या कर दिया गया, फ्री कर दिया गया है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, वाटर का भी जितना ट्रांसपोर्ट होता है उन सबको क्या कर दिया, फ्री कर दिया। तो इस तरह की चीजों को आप समझो जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उन सबको टैक्स फ्री कर दिया गया। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बिना हम लोग काम चला सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी शौक के लिए क्या कर रहे हैं, उनको खरीद रहे हैं। हालांकि नहीं खरीदेंगे तो भी काम चल जाएगा, तो सरकार ने कहा भाई नहीं खरीदोगे काम चल सकता है, लेकिन फिर भी आप खरीद रहे हो, तो इसका मतलब पैसा ज्यादा है आपके पास, पैसा ज्यादा है तो ऐसा करो थोड़ा हमको भी दे दो, है ना। तो उन्होंने उस चीज पे क्या किया, थोड़ा थोड़ा टैक्स लगाना शुरू किया। जो चीज जैसी जैसी जरूरत पड़ती गई वैसे वैसे उन्होंने टैक्स लगाया। जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊं कि कॉमनली यूज्ड आइटम जैसे कि एलपीजी गैस, अगर आप गांव में हो जैसे, ठीक है, तो गांव में आप चूल्हा जला के काम चला सकते हो, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं मैं चूल्हा नहीं जलाऊंगा, मैं एलपीजी जलाऊंगा, मुझे सुविधा चाहिए। अब सुविधा चाहिए भाई, तो फिर आप क्या करो, टैक्स दो। सुविधा चाहिए, आखिर सुख शांति चाहिए, तो थोड़ा बहुत तो खर्चा करना पड़ेगा ना। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है भाई आप ले लो एलपीजी, लेकिन हमको थोड़ा बहुत टैक्स दे दो। तो गवर्नमेंट में इसके ऊपर मिनिमम से मिनिमम टैक्स रखा गया है 5%। ऐसी चीजें जिनके बिना काम चल सकता था लेकिन फिर भी हम उनको ले रहे हैं, तो वो चीजें थोड़ा सा टैक्स देने में आ जाएंगी। तो इन बातों को समझो कि एलपीजी गैस हो गया, स्पाइसेस और मसाले जैसे हो गए, ज्यादा चटर पटर खाने का मन करता है, स्वीट्स हो गई, है ना, स्वीट नहीं खाओगे तो क्या रह नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी मन करता है खाएंगे, तो खाएंगे तो फिर इसका मतलब पैसा ज्यादा भरा है, तभी तो मन कर रहा है। पैसा नहीं तो मन नहीं करेगा, एडजस्ट करोगे, नहीं एडजस्ट करोगे तो पैसा दो और खाओ आराम से, ठीक है। और इससे भी ज्यादा और ऊपर चलते हैं फिर, और कौन सी 12% टैक्स, 12% के ऊपर कौन कौन सी चीजें आ गई। और अच्छा, अगर हम लोगों को लगा कि हम लोग ज्यादा अमीर हो गए हैं, थोड़ा सा और अच्छी चीज खाते हैं, और अच्छी चीज खाओगे तो इसका मतलब और ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। जैसे अब आपने बटर लेना शुरू कर दिया, घी लेना शुरू कर दिया, ड्राई फ्रूट्स लेना शुरू कर दिया, आपने अपनी सेहत के लिए कहा मैं अच्छी अच्छी चीजें खाऊंगा, तो गवर्नमेंट ने कहा कि जितने भी चीजें आ रही हैं, बटर, घी और ये सब जितनी भी चीजें आ रही हैं, ड्राई फ्रूट, इन सब के ऊपर क्या करो, टैक्स दे दो 12% का, है ना। अच्छा, अब कुछ आदमियों ने कहा कि नहीं हमको और सुविधा चाहिए, और सुविधा चाहिए मतलब हमको ये 4 दीवारी के अंदर नहीं रहना, 4 दीवारी के अंदर मार्बल चाहिए, हमको आलीशान घर चाहिए, आलीशान घर चाहिए मतलब सुख शांति अच्छी चाहिए, तो और अच्छा टैक्स दे दो। ये सब चीज़ें 18% के अंदर रखी गई हैं, जो हमारे लिए यूज नहीं भी होने पर भी हम उनका यूज कर रहे हैं। जैसे मान लो कि घर में अगर मार्बल नहीं लगा है तो क्या आप घर के अंदर रह नहीं सकते, रह सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग अपने शौक के लिए लगवाते हैं। इसका मतलब पैसा ज्यादा भरा हुआ है, पैसा ज्यादा भरा है तो गवर्नमेंट को भी तो थोड़ा सा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि 18% का टैक्स उसके ऊपर लगा दिया और कहा कि 18% के हिसाब से आप हमें टैक्स दीजिए, क्योंकि आप लोग सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। और अगर इससे भी पेट नहीं भरा, कुछ लोग क्या कहते हैं हमें और लग्जरी लाइफ चाहिए, हम लोग 4 व्हीलर से चलेंगे, 4 व्हीलर से भी डबल व्हीलर जो आ जाए उससे चलेंगे। तो गवर्नमेंट ने ऐसी महंगी महंगी चीज़ों के ऊपर जो ज़्यादा अमीर लोग हैं, जो ज़्यादा अच्छा सुविधा चाहते हैं, उनके लिए उन्होंने 28% का टैक्स लगा दिया है। जैसे लग्जरी कार का यूज जब आप करते हो, उसके बाद में वॉशिंग मशीन आप यूज करते हो, ठीक है, तो ऐसी चीज़ों के ऊपर उन्होंने क्या कर दिया, टैक्स लगा दिया। जिनके बिना काम चला सकते थे लेकिन चला नहीं रहे हो, तो इसका मतलब टैक्स दो और तब उन सुविधाओं का लाभ लो। तो इस तरह से कुछ चीज़ें कैटेगरी वाइज बांटी गई हैं जो बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं, जिनके बिना काम नहीं चल सकता, वो 0% कैटेगरी में आ रही। धीरे धीरे जैसे जैसे ज़रूरत आप बढ़ाते जा रहे हो, टैक्स बढ़ता जा रहा है। इस बात को आप नॉर्मली दिमाग के अंदर रखो।
ओके स्टूडेंट्स, चलिए ये बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो अब हम लोग चलेंगे अपने आगे वाली थ्योरी के ऊपर। आगे समझते हैं हमारे पास में और क्या क्या दिया हुआ है, और उन थ्योरी के बारे में मैं बताता हूं कि क्या हमारी एक्सरसाइज शुरू होने वाली है कि नहीं होने वाली है। मैं बताता हूं, एक्सरसाइज शुरू होगी स्टूडेंट्स। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज को। चलो बताते हैं हमारी एक्सरसाइज में क्या क्या दिया हुआ है। एक्सरसाइज में जो हमसे लोग कहना चाहते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोग बात करेंगे। एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि पवन मेडिकल सप्लाईज, एक पवन मेडिकल स्टोर है, वो सप्लाई करता है मेडिसिन की। ऑन सम मेडिसिन द रेट ऑफ जीएसटी 12%, देन व्हाट इज द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। स्टूडेंट्स अभी अभी मैंने कहा था जो जीएसटी और एसजीएसटी होती है, सीजीएसटी और एसजीएसटी जो होती है वो इक्वल होती है, मतलब बराबर बराबर देनी होती है हमको। सीजीएसटी जितनी जाएगी उतनी ही क्या जाएगी, एसजीएसटी जाएगी। अगर पवन मेडिकल जो है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कौन सी एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज हमारे पास में प्रैक्टिस सेट 4.1। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे पवन मेडिकल आपका 12% जीएसटी पे करता है, जीएसटी पे करता है, तो आप बताओ सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या होती है। स्टूडेंट्स जो जीएसटी होती है वो सीजीएसटी मतलब जितनी भी सीजीएसटी है और एसजीएसटी का सम होती है। जितना सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया आपसे, जितना स्टेट गवर्नमेंट ने लिया, दो टोटल मिला के जितनी जीएसटी आपने दी, आप तो कहोगे भाई मैंने उतनी जीएसटी दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो गई और स्टेट गवर्नमेंट को जो गई। अच्छा, लेकिन उस हिसाब से आपको ये भी समझना चाहिए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया और स्टेट गवर्नमेंट को जो आपने दिया वो आपने दोनों बराबर बराबर दिया। अगर बराबर बराबर दिया तो आधा आधा कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर जैसे मान के चलते हैं, हम ये कहते हैं सिंस सीजीएसटी जो होती है वो क्या होती है, एसजीएसटी का हमेशा इक्वल रहती है। तो जीएसटी आपने कितनी दी, मेडिकल वालों ने कितनी दी, 18% की। जो पवन मेडिकल था उसने कितना दिया, 18% जीएसटी। सीजीएसटी जो होती है एसजीएसटी का इक्वल होती है, ये तो एसजीएसटी था ही। तो बताओ ये कितनी हो गई, 2 एसजीएसटी हो गई। एसजीएसटी मिलकर कितना हो गया, 2 एसजीएसटी। और ये कितना था, 18%। आप चाहे ऐसे समझ लो और चाहे आप दिमाग लगा लो कि आधा आधा कर देना है, 2 से डिवाइड कर दोगे आ जाएगा 9%। मतलब एसजीएसटी आपकी कितनी जाने वाली थी, 9% जाने वाली थी। स्टूडेंट्स ये बात आपको समझनी चाहिए। फिर उसके बाद हम बात करेंगे, जब एसजीएसटी इतनी है तो इसी में रख दो जाकर। एसजीएसटी हमारी इतनी है तो सीजीएसटी कितनी बन गई हमारे पास में, 9% बन गई। दैट इज योर आंसर। बस इतना ही करना था और कुछ नहीं करना था। आपको बताना था एसजीएसटी और सीजीएसटी का कितना परसेंट जाएगा, ये बता दो बस। ऑन सर्टेन आर्टिकल्स, सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। ऑन सर्टेन आर्टिकल्स इफ रेट सीजीएसटी इज दिस, देन सीजीएसटी इज 9%। ओके, देन व्हाट इज द रेट ऑफ द एसजीएसटी एंड व्हाट इज द रेट ऑफ द जीएसटी। तो सीजीएसटी जब इतनी दी गई है तो एसजीएसटी कितनी होगी और जीएसटी कितनी होगी, ये पूछा है। तो क्या मुझे बताने की जरूरत है भाई, जब सीजीएसटी आपने कहा कि सीजीएसटी इनकी 9% है, कितनी दी है, हाँ 9% है, तो बताओ फिर एसजीएसटी कितनी होगी। हमें तो पता है, क्या पता है, जो सीजीएसटी होती है वो एसजीएसटी का इक्वल होती है। अगर इक्वल होती है तो सीजीएसटी हमारी 9% है, तो एसजीएसटी भी हमारी कितनी आ गई, हमारी आ गई 9%। और जो जीएसटी होती है वो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी होती है, मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी जितनी भी है उसको ऐड कर दो तो वो कितना आ जाएगा हमारा, 9% प्लस 9%, मतलब टोटल 18% आंसर आ गया। स्टूडेंट्स बताओ ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। ये बात समझ में आ गई आपको, कुछ भी प्रॉब्लम है इसके अंदर, नहीं? ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी हार्ड नहीं है, प्रॉब्लम होना बनता ही नहीं है। अगर ठीक है, अगर फिर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आप कमेंट करके बता सकते हो क्या प्रॉब्लम आ रही है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। इन्होंने कहा मिस रियल पेंट है, ठीक है, मिस रियल पेंट सोल्ड 2 टीन ऑफ लेस्चर पेंट एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टीन इज 2800। ओके, 2 टीन के डब्बे बेचे हैं, एक टीन के डब्बे का रेट जो दिया है इन्होंने 2800 दिया है। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज दिस देन फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। बताइए कितना होगा इन द टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस के अंदर कितना होगा ये बताना। टैक्स इनवॉइस बनाने के लिए नहीं बोला है, बोला है कितना होगा ये बता दो सिर्फ। देखो तो हम बात करते हैं रेट ऑफ
टिन पेंट का जो टिन का डब्बा था उसका एक रेट था 2800 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, कितने खरीदे थे कि आपने खरीदे थे 2 टिन पेंट खरीदा था, 2 टिन के डब्बे खरीदे थे आपने। 2 टिन पेंट के खरीदोगे तो टोटल पेमेंट अमाउंट आप कितना करोगे, 28 2 जा 5600 रुपीज़ आप पे करोगे। ठीक है स्टूडेंट, और आपको पता होगा आप जितना पेमेंट करते हो उसी पर टैक्स देते हो। आपने 5600 पे किया, क्यों? क्योंकि 2 डब्बे खरीदे थे, एक डब्बे का रेट इतना है तो 2 डब्बे का रेट आपका 2 से मल्टीप्लाई हो गया, इतना हो गया। अब 5600 अगर आप पे करके आए हो तो आपने टैक्स भी इसी के ऊपर दिया होगा। तो यही जो है आपका टैक्सेबल अमाउंट है। टैक्सेबल अमाउंट कितना हो गया, 5600 रुपीज़ हो गया। जीएसटी कितनी बनी, जीएसटी हमारी बनी 28%, मतलब 56 इंटू 28 अपॉन 100 हो गया, ये आपकी जीएसटी बन गई। 28% बनी थी ना, तो 28% आपने जीएसटी पे करी। कितना बनता है 28 के हिसाब से, आप बता सकते हो क्या? मैं बताता हूँ। 28 यहाँ 0 कैंसिल हो गया। 28 का मल्टीप्लीकेशन करना है ना, छोटा छोटा करके कर लें। आप 28 को क्या करो, 14 इंटू 2 कर लो। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया, 14 6 जा 84, कैरी आ गया 8, 14 5 जा 70 एंड 78 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8। ओके स्टूडेंट्स, 2 4 जा 8, 2 8 जा 32, कैरी 3, 2 7 जा 14 एंड 3 17। स्टूडेंट्स ये जो रुपए आ रहा है ना 1728, ये आपका जीएसटी आ रहा है। 5600 रुपए का जब आपने सामान खरीदा तो 1728 रुपए तो सिर्फ आप अलग से दोगे। क्यों? क्योंकि वो जीएसटी है, तो आपको अलग से गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा जीएसटी। लेकिन जीएसटी जो होती है वो एसजीएसटी और सीजीएसटी का मिक्सचर होती है। तो ये तो जीएसटी है, इसमें मतलब एक्सजीएसटी और सीजीएसटी दोनों मिक्स है, राइट स्टूडेंट्स। तो आप क्या करोगे, अब बताओ सीजीएसटी कितनी आएगी इससे, तो इसका हाफ कर दिया जाए, आधा आधा होती है ना। तो एसजीएसटी जो होगी, एसजीएसटी वो क्या होती है, जीएसटी का आधा, तो कितनी आ जाएगी 1728 अपॉन। अच्छा यहीं पर एक और चीज बता देते हैं, यही चीज तो होती है सीजीएसटी भी, जीएसटी का आधा। तो आपकी दोनों चीजें निकल आएंगी, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। यही आपकी सीजीएसटी है, यही आपकी एसजीएसटी है। ये लो 864 रुपीज जो है आप पे करोगे स्टेट गवर्नमेंट को, और 864 रुपीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट को भी आप पे करोगे। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई यहाँ तक? ठीक है स्टूडेंट्स, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 समझो। देखो जितना भी था ना थ्योरी में ही था, ठीक है। ये क्वेश्चन इतने ही आसान है, इतने ही छोटे छोटे हैं और इसमें कुछ करना नहीं है आपको। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है। द टैक्सेबल वैल्यू, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट बेटा, ये जो मोबाइल में है ना मेरी पीडीएफ, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर जाता है मोबाइल। हाँ ये रहा, द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द रिस्ट वॉच, मतलब हाथ में रिस्ट वाली जो हाथ वाली वॉच आती है उसका वॉच जो बोला गया है 586 है। टैक्सेबल अमाउंट है बेटा, आपका जो टैक्स लेना चाहिए। आखिर टैक्सेबल अमाउंट क्या होता है, जिस पर आप टैक्स लेते हो वही अमाउंट ना। तो टैक्सेबल अमाउंट इन्होंने कहा रिस्ट वॉच का कितना है, 586 रुपए पर आपको टैक्स लेना है। अच्छा, रेट ऑफ जीएसटी 18% है। देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बेल्ट ऑफ द कस्टमर, बताओ कितना पड़ेगा, कस्टमर को प्राइस कितना देना पड़ेगा ये बताओ आप। तो टैक्सेबल अमाउंट पहली बात तो आप दोगे 586 रुपीज, राइट। 586 रुपीज आप दोगे, पहले तो ये बात समझो। टैक्सेबल अमाउंट 586 रुपीज, बताओ इतनी बात क्लियर हुई। फिर ये बताओ जीएसटी कितनी दी आपने, जीएसटी आपने दी है 18%, 586 का 18%,
ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो है कस्टमर देने जा रहा है। पहले तो दुकानदार ने कहा कि भाई आपको ना 586 रुपए की वॉच पड़ेगी, तो इतने पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे, लेकिन आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। टैक्स कितना देना पड़ेगा? 18% के हिसाब से। अब 18% के हिसाब से कितना होता है, जरा इसका भी हिसाब लगा लिया जाए। तो इसका हिसाब लगा के बैठाया हमने, तो ये हमारा कुछ परसेंट को चेंज किया 100 में। ये हमारा कुछ ऐसे बैठा कि यहाँ कटा 5 टाइम, यहाँ कटा 9 टाइम, ये कट गया 25, और ये कितना हो गया 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, इतना आ गया। ठीक है, इतना आ गया। तो अभी तो ये मुझे लगता है 5 से डिवाइड होने वाला नहीं है। ऐसा करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 3 जा 27, कैरी 2, 9 9 जा 81, 83, 9 2 जा 18 एंड 8 26। इतना मल्टीप्लीकेशन आ गया। अब डिवाइड बाय 25, डिवाइड करो स्टूडेंट्स। 25 1 जा 25, बचा 1 हमारे पास में, और 1 बचा तो 13 हो गया। तो 13 तो ले नहीं सकते, एक जीरो बढ़ा के 137 ले लो, तो ये हो गया 105। बचा हमारे पास में 12, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया 120, और 120 जैसे ही बना तो 25 4 जा होता है और 25 8 जा होता है। तो 105 रुपीज़ 48 रुपये तो उसने जीएसटी पे कर दी। बताओ, 586 रुपये का तो आपने सामान खरीदा, जीएसटी पे कर दी 105 रुपीज़, तो कितना पैसा दिया टोटल? बताओ मुझे, टोटल पैसा कितना देना पड़ेगा? टोटल पे कितना हो गया? 586 रुपीज़ 105.48 पैसे। ओके स्टूडेंट्स, 0 4 6 5 11 9 6 इतना रुपए आपने पे कर दिया। किसको पे कर दिया? शॉपकीपर को पे कर दिया। बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं आई यहाँ तक? अगर इतनी बात समझ में आती है तो इन्होंने यही पूछा था, व्हाट इज प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर। कस्टमर के लिए कितना प्राइस पड़ा? तो बेल्ट तो इतने रुपए की थी, कस्टमर को ये भी तो पे करना पड़ा, तो टोटल प्राइस जो पड़ा बेल्ट का वो 691 रुपीज़ कस्टमर को देना पड़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गई यहाँ तक कहानी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने हमसे ये कहा है, 1 मिनट देना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये बोलते हैं, द टोटल वैल्यू विद जीएसटी। जीएसटी मिक्स है, ध्यान देना, जीएसटी क्या है? मिक्स है। ऑफ द रिमोट कंट्रोल्ड कार इज 770 रुपीज। ओके, रेट ऑफ द जीएसटी इज दिस, देन फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू। जीएसटी और एसजीएसटी, टैक्सेबल वैल्यू बताओ, जीएसटी एंड जीएसटी एसजीएसटी भी बताओ टॉय कार के लिए। बेटा मुझे ये बताओ कि जैसे ये अमाउंट था, ठीक है, ये तो टैक्सेबल अमाउंट था, आपने इतना पे किया था, इसी के अंदर आपका ये भी छुपा है और टैक्स भी छुपा है। कितना टैक्स छुपा है और कितना अमाउंट छुपा है, कैसे पहचानोगे? बताओ मुझे, है ना? यही बात इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कही है कि 1770 रुपीज़ आप पे करते हो। चलो बताता हूं मैं। आपको नहीं पता कि उस खिलौने का रुपए कितना था, पता था क्या? पता था तो फिर सॉल्व करने की क्या ज़रूरत है? नहीं पता था तो हम सॉल्व करेंगे। देखो, 5th क्वेश्चन में इन्होंने हमसे ये कहा, हाँ, ये हमसे कहना चाहते हैं 1770 रुपीज़ टैक्स के साथ में है। हमें नहीं पता टैक्स कितने रुपए पे टैक्स लिया, तो हमने कहा टैक्सेबल अमाउंट फॉर टॉय कितना था? X रुपए था। हमें नहीं पता था कितना था, हमने कहा X रुपए था। ठीक है, टैक्सेबल अमाउंट इतना था। अब आप इसी के ऊपर टैक्स निकालोगे, यही करते हैं ना, जैसे 586 रुपए था, 586 पर टैक्स निकाला, कितना आया टैक्स? आप कहोगे जीएसटी इसके ऊपर देनी पड़ेगी। कितनी देनी पड़ेगी? इसका 18% निकाल लो, जो भी आएगा वो हम समझेंगे अभी क्या आएगा। ठीक है, तो इतना तो जीएसटी दोगे, इतना टैक्स जो अमाउंट देना था वो दोगे, तो टोटल कितना दे दिया आपने? तो आपने कहा X रुपए तो देंगे ही देंगे, साथ में टैक्स भी देंगे। टैक्स आपने दिया इतना रुपए, और जब इतना रुपए टैक्स दे दिया तो टोटल कितना रुपया बना? टोटल बना 1770, जिसमें क्या था? ये भी शामिल था और टैक्स भी शामिल था। ये भी शामिल, ये भी टैक्स भी शामिल, तो अभी तो कहा था विद टैक्स, तो ये क्या था? टैक्स के साथ में इतना रुपया बना था। तो देखो बन गया, दोनों चीजें ऐड की तो ये बन गया हमारा। अब यहाँ से बस एक वैल्यू बचती है, एक्स की वैल्यू निकाल लो, बस यही काम है हमारा। तो देखो स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमारा कितना बनेगा?
100x प्लस 18x अपॉन 100 इज इक्वल टू 1770। 118x अपॉन 100 इज इक्वल टू 770। आप कहोगे सर x इज इक्वल टू 717 अपॉन 118 इंटू 00। बताओ यहाँ तक कोई कहानी है ऐसी जो ना समझ में आई हो? अगर ये चीज़ समझ में आई है तो क्या आप इसको डिवाइड नहीं करा सकते? बताओ मुझे। मैंने कहा 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, फिर यहाँ पे कट हो जाएगा हमारा 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और साथ ही में 2 5 जा 10, ये कट हो जाएगा। अब किससे कट होगा? किससे कट होगा? मैं डायरेक्ट कट करा के ही देख लेता हूँ यहाँ पर 59 से ना। तो 59 1 जा 59, कितना बच गया? 18 माइनस 9 9 हो गया, यहाँ बच गया 7, ये हो गया 29, फिर आ गया ये 5 टाइम। क्या ये 5 टाइम जा रहा है स्टूडेंट्स? 5 9 जा 45, 5 5 जा 24, 5 5 जा 25, हाँ पूरा कट गया, मतलब 15। कितना आ गया? 15 आ गया। तो ये जो था x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 15 इंटू 100, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 1500। मतलब जो टैक्सेबल अमाउंट था वो 1500 था, जिस पर आप जीएसटी जब लोगे तो वही चीज बन जाएगी 1770 रुपीज की। ठीक है, अच्छा ये बात समझो। अब यहां पर तो जीएसटी कितनी बन गई? जीएसटी बन गई हमारे पास 1500 का 18%। तो 0 0 0 0 कैंसिल। कितना हो गया स्टूडेंट? 15 8 जा 120, 15 1 जा 15 और ये हो गया 270। ये तो जीएसटी आ गई। ओके स्टूडेंट्स, यही क्या आ गई? जीएसटी। जीएसटी आ गई तो एसजीएसटी क्या होती है? एसजीएसटी वो होती है जीएसटी का हाफ, और यही क्या होती है? सीजीएसटी भी। तो 270 का हाफ कितना हो जाएगा? 135। ये क्या आ गई? एसजीएसटी आ गई, और यही होती है सीजीएसटी। बताओ क्या कोई दिक्कत आई यहां तक? क्या इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है? मुझे ये बताओ। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको लग रही है क्या? अरे भाई जीएसटी की वैल्यू हमने वहां से निकाली ही थी, वही जीएसटी की वैल्यू हमने यहां रख दी। ठीक है, यहां रख दी, तो अब उसके बाद में जीएसटी और एसजीएसटी का आधा, एसजीएसटी का जो आधा होता है वो कौन होता है? जीएसटी से होती है, आधी होती है एसजीएसटी की। तो एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों इक्वल होती हैं, इसीलिए मैंने इसको बराबर में रख दिया। तो आपकी टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 135 आ गई। बताओ यहां तक कोई किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो? है बेटा? किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आ जाए तो आप कमेंट करके मुझे तुरंत बता सकते हो, सर आ गई प्रॉब्लम, आ गई, हम उसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो देखें आगे। आगे क्वेश्चन नंबर हमसे ये कहा गया है 6 में अभी बात करेंगे। अच्छा, टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक पे पहुंच गए हम लोग। टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक पर आप गए, आपने एसी खरीदा, एसी ऑफ 1.5 टन टू अ कंपनी, एक कंपनी के लिए खरीदा। कॉस्ट ऑफ एसी इज 51,200 रुपीज़ है। रेट ऑफ CGST ऑफ एन AC इज 14%। ओके, देन फाइंड द फॉलोइंग अमाउंट। ठीक है भाई, जो ये बोलेंगे वो हमको फाइंड करना पड़ेगा। भाई आप देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हो। ये बताओ बेटा मेरे को कि आपने क्या किया कि एक AC खरीदी। उन्होंने ये भी कहा है कि सप्लाइड एन AC ऑफ 1.5 टन। क्या इसका कोई काम था? इसका तो कोई काम नहीं था। ठीक है, ये बेकार में इन्होंने दे दिया। अच्छा, 5100 रुपीज़ की एक AC खरीदी इन्होंने। अच्छा ठीक है, तो AC प्राइस कितना पड़ गया? AC प्राइस 51,200 रुपीज़, इतना AC पड़ा। अब इन्होंने ये कहा कि रेट ऑफ CGST कितनी है? AC की 14%। बेटा जब आप इतने रुपए का AC खरीदते हो, ठीक है, तो पेमेंट का जो आपको टैक्स लगेगा वो भी तो इतने ही रुपए पे लगेगा। टैक्सेबल अमाउंट भी तो यही हुआ, जितना हम पैसा देते हैं उसी के ऊपर टैक्स दिया जाता है। तो 51,200 पर आपने 14% क्या दे दिया? टैक्स दे दिया। CGST कितना दे दिया आपने?
51,200 पर आपने 14% क्या दे दी, CGST दे दी। बताओ यहाँ कितना आया, तो 14 2 ज़ा 28 कैरी 2, 14 1 ज़ा 14, 16 14 5 ज़ा 70, 71, 7,168 रुपीज़ तो खाली आपकी CGST आ गई। जब CGST इतनी आ गई तो SGST भी तो यही होगी, क्या नहीं होगी? अगर SGST इतनी है तो GST कितनी होगी, CGST प्लस SGST का सम होती है। तो 7,168, 7,168, 8 8 16 कैरी 1, 13 कैरी 1, 3 एंड 14। बेटा बताओ, जब 51,000 रुपए की सामान लेकर आते हो तो 14,000 रुपए तो खाली आप टैक्स देकर आते हो। इतनी ज़्यादा अमीरी, हाँ इतनी ज़्यादा टैक्स देने की बातें आ गई। तो देखो जरा यहाँ मेरी बातें समझो, इन्होंने कुछ क्वेश्चन दिए थे, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ सॉल्व करते चले गए। रेट ऑफ CGST कितना होगा बताओ मुझे, रेट ऑफ SGST इन्होंने बोला। बेटा अभी अभी मैंने बताया CGST जब सेम होता है तो जितना परसेंट CGST का लग रहा था उतना ही परसेंट लगेगा इसका। बताओ SGST का भी उतना ही परसेंट लगेगा। फिर उसके बाद में रेट ऑफ GST ऑन AC, GST का रेट कितना होगा, GST का रेट पूछा है, पैसे नहीं पूछे, रेट। तो रेट ऑफ GST मतलब 14 + 14 मतलब 28%, ठीक है। फिर उसके बाद ये पूछते हैं टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC। भैया यही तो टैक्सेबल वैल्यू थी जिस पर आप टैक्स ले रहे थे, टैक्सेबल वैल्यू। थर्ड वाले में हमने कहा टैक्सेबल अमाउंट कितना हो गया, 51,200 रुपीज़ हो गया। अच्छा, फिर फोर्थ में कहते हैं टोटल अमाउंट ऑफ GST। अब अमाउंट पूछा है तो टोटल अमाउंट कितना निकाला, GST हमने दी 14,336 रुपीज़, ठीक है, ये बात समझते जाओ। फिर उसके बाद ये क्या पूछते हैं हमसे, अमाउंट ऑफ CGST कितना दिया, सिर्फ और सिर्फ CGST तो इतना दिया, CGST कितना दिया 7,168 रुपीज़। SGST कितनी दी, यही तो पूछ रहे हैं लास्ट में, SGST दी 7,168 रुपीज़, ये इन्होंने दे दिया। टोटल 6 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। देखो कोई भी प्रॉब्लम आई कहीं पर बताओ, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे, रेट ऑफ SGST, रेट ऑफ GST कितना हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, पूरा का पूरा आंसर बता सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर भी चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में बात करते हैं अब हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, जरा इस बारे में समझो स्टूडेंट्स, ठीक है। देखो तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहे हैं, आपने रीड किया क्वेश्चन को, बताओ मुझे, हम रीड करें। तो देखो हम रीड कर देते हैं क्वेश्चन को। प्रसाद परचेज अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से उन्होंने एक सामान खरीदा, वॉशिंग मशीन खरीदी। द डिस्काउंट ऑफ 5% वॉज गिवन ऑन द प्रिंटेड प्राइस, प्रिंटेड प्राइस पर 5% का डिस्काउंट मिलता है। रेट ऑफ GST चार्ज वॉज 28%, जो रेट दिया गया है GST का वो 28% दिया है। फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, कितने रुपए में वॉशिंग मशीन खरीदी ये बात बताओ। आल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ CGST और SGST कितनी थी ये भी बताओ, ठीक है स्टूडेंट्स। पहले 5% आपको डिस्काउंट मिला है, जरा ये बात को आप समझो। फिर 28% आपको क्या देना है, GST देनी है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। इन्होंने कहा था कि जो वॉशिंग मशीन है वो 40,000 रुपीज़ की है। प्राइस ऑफ AC कितना है, 40,000, 40,000। रेट ऑफ GST कितनी हो गई स्टूडेंट्स, रेट ऑफ GST कितनी हो गई, 28% हुई। डिस्काउंट कितना दिया, डिस्काउंट 5%। आप मुझे ये बताओ बेटा डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। आप गए दुकान पर, दुकानदार ने आपसे कहा बेटा 10 रुपए की चॉकलेट है, 2 रुपए डिस्काउंट है। आपने कहा वाह वाह मजा आ गई, 10 रुपए का चॉकलेट था, 2 रुपए डिस्काउंट मिल गया, मतलब 8 रुपए की चॉकलेट पड़ी, 2 रुपए बच गए मेरे, और वही 2 रुपए में टॉफ़ी और ख़रीद लूँगा,
खुश हो गए? तो 2 रुपए छूट मिल गई, मतलब जितने रुपए का सामान था उसमें डिस्काउंट को घटा देना है। लेकिन डिस्काउंट मिला कितना? 5% मिला। 5% होता कितना है? तो 5% जो होता है, मैं आपको बताऊं, डिस्काउंट प्राइस जब आप निकालने जाओगे, परसेंट थोड़ी ना घटाया जाता, प्राइस ही तो घटाओगे, आगे प्राइस देना है। तो 40,000 का 5% जब आप निकालने बैठे तो वो बन गया आपका 200 रुपये। कितना बन गया स्टूडेंट्स? 200 रुपये बन गया। 200 रुपये आपको छूट मिलेगी। चलो छूट मिल गई, तो 40,000 वाली जो सामान थी वो कितने में पड़ गई आपको? 39,800 में, है ना। तो हम कहेंगे टैक्सेबल अमाउंट, जितना आप पे करोगे, टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा? आपने कहा 40,000 का तो सामान था, 200 रुपये छूट गए, मतलब बचेंगे 39,800 रुपीज़। इतना रुपया बचा, इतना रुपये आपको पे करना पड़ेगा। जब इतना रुपये पे करना पड़ेगा तो इतने रुपए पर आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। मैंने क्या कहा था, जितना रुपए देते हो उतना ही रुपए पे टैक्स देना है। 40,000 देने वाले थे, लेकिन 40,000 थोड़ी ना दिया, डिस्काउंट देने के बाद में पैसा दिया। कितना डिस्काउंट दिया? 200 रुपये। 200 रुपये घटा दिए तो 39,000 देना पड़ेगा। अब 39,000 पे आप बताओ कितना टैक्स दोगे? तो मैं बताता हूँ, जीएसटी जब आप निकालोगे तो 39,800 की 39,800 पर आप दोगे 28% का क्या आपको देना पड़ेगा? टैक्स। 0 0 कैंसिल हो गया, यहां बच गया 398 इंटू 28। मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट्स, मैं यहां कर देता हूं 398 इंटू 28, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 78, 8 3 जा 24 एंड 7 कितना हो गया? 31, 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 9 जा 18 एंड 19, कैरी 1, 2 3 जा 6 एंड 7। तो कितना हुआ आप बता सकते हो मुझे? 4 8 6 14, कैरी 1 11, 3 7 और 3 कितना हो गया? 10 एंड 11। इतना रुपए, कितना? 11,144 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा जीएसटी। बताओ स्टूडेंट, कोई भी दिक्कत यहां तक? हाँ, जीएसटी आ गई। जीएसटी आ गई तो एसजीएसटी और सीजीएसटी नहीं निकाल सकते क्या? इतनी देर से सिखा रहे हैं, बताओ। अब तो आ जाएगा। मैंने कहा एसजीएसटी इज इक्वल टू होती है सीजीएसटी। ये कितनी होती है? जीएसटी की हाफ। जीएसटी कितना आएगा? 11,144 रुपीज़। ये हो गया 2 से हाफ। 2 5 जा 10, बच गया हमारे पास में 11, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। इतने रुपए आपका आ जाएगा क्या? 5,572 रुपीज़ सीजीएसटी और एसजीएसटी। बताओ क्या कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है ऐसी क्वेश्चन के अंदर जो ना समझ में आ रही हो? अगर अभी भी है तो फिर समझ लो दिक्कत है, और अगर दिक्कत है तो कमेंट करके बताओ सर दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा समाधान बताइए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन के साथ में हमारी प्रैक्टिस साइट 4.1 होती है कंप्लीट। स्टूडेंट्स आज के सेशन में यहीं तक, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर में। जितने भी लोग मेरे साथ इस सेशन के अंदर बने हुए थे सभी लोग सेशन को जरूर शेयर करिएगा और साथ ही साथ लाइक कीजिएगा। जितने भी लोग नए बने थे मेरे साथ में सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर में। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।